Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is spectral properties of transition elements, and today we will discuss complex formation tendency of transition elements. आज हम इनकी ये दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पर इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। जिन स्टूडेंट्स के वो टॉपिक छूट गए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बीना की साइंस पे जाके उनको देख सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज या कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहले आप अपनी एक ऑब्जर्वेशन को रिकॉल करो कि अगर हम अपने घर में नमक को देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट को देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को देखते हैं, या मार्बल की फ्लोरिंग देखते हैं, ये सब क्या होती हैं? व्हाइट। तो जितने भी आपके ये एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके जो कंपाउंड्स हैं दे ऑल आर व्हाइट। सिमिलरली जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसके भी जो कंपाउंड्स हैं जनरली दे ऑल आर व्हाइट। लेकिन ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके सारे के सारे कंपाउंड्स जो हैं, सारे के सारे से मतलब जनरली जो इनके कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनमें ऐसा क्या होता है कि इनके कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं। तो देखो, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s1 तो चला गया। तो अब इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसके आयन्स क्या होते हैं? कलर लेस होते हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जिसमें मैंने लिखा 21 से लेके और 30 तक के एलिमेंट्स लिखे, और इसमें हम क्या देखते हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक में इनकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे बनती हैं ये ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। तो इसमें देखो, इसकी ये +2 स्टेट है, ये +3 +2 +3 +4, इस तरह से ये इनकी सारी मैंने पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी थी। अब जिनके ऊपर मैंने रेड सर्कल किया है, ये वाली सारी स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जिनके पास एक मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो आएगा 3d1, इसका 3d0, इसका 3d2 3d1। तो देखो दोनों के पास एक है, ये 3d0, 3d3 3d2 3d1 और ये 0। इस तरीके से हम सबका क्या देखते हैं, जिनको मैंने रेड कलर से सर्कल किया है वो सारी स्टेट्स क्या होती हैं? कलर्ड होती हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से ऐसा क्या हो जाता है कि जो कंपाउंड है वो कलर्ड हो जाता है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कंपाउंड कलरलेस क्यों होता है? तो ये ध्यान दो कि ये मैंने एक क्यूब लिया। इस क्यूब में अगर हम बात करें dxy yz zx जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी डायरेक्शन की, तो ये देखो मैंने x y z डायरेक्शन आपको दिखाई बीच में कि ये फेस के सेंटर पे है। आप इसको कहीं से भी देखो, ये क्या रहेगी? फेस के सेंटर पे रहेगी। तो जो dxy dyz dzx ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऐसे एज के सेंटर पे आते हैं, क्योंकि फेस के सेंटर पे x और y है तो इसके बीच में आते हैं। यहाँ z और यहाँ y है तो इसके बीच में सारे एज के जो सेंटर है यहाँ पे dxy dyz और dzx होते हैं। और जो dx² y² है वो अलोंग द एक्सिस, इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे होते हैं। लेकिन जो आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होता है वो कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपका कुछ इस तरीके से होता है कि जिसमें 4 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे होता है। तो इसकी ये जो कॉर्नर्स है ये कहाँ आते हैं? ये इसके अंदर अगर हम इमेजिन करें तो यहाँ आते हैं, बिल्कुल फेस के सेंटर पे 4 आते हैं, एक ऊपर सेंटर पे आता है, एक नीचे। तो आप देखो यहीं पे क्या था? dx² y² और यहीं पे क्या था? dz² था। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 में से 3 ऑर्बिटल तो ऐसे हैं जो कि एज के सेंटर पे हैं, यानी कि लिगेंड से दूर हैं, और जो 2 ऑर्बिटल हैं dx² y² और dz² वो क्या है? बिल्कुल लिगेंड के सामने है। तो जब कोई मेटल आयन अकेला होता है, यानी कि इसके पास कोई लिगेंड नहीं होता, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। लेकिन जब ये लिगेंड बना लेता है, लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, 4 लिगेंड प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड, जब ये लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रली इसके चारों तरफ आ जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अब इसके ये जो 5 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी पहले बिल्कुल एक जैसी थी, अब वो एक जैसी नहीं रहती। 3 की एनर्जी कम हो जाती है और 2 की एनर्जी क्या हो जाती है?
ज्यादा इनको हम कहते हैं T2G, इनको कहते हैं EG, और इनकी जो एनर्जी का गैप है वो कहलाता है डेल्टा O। O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, और डेल्टा O को कहते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। तो इतनी एनर्जी इन दोनों के बीच में डिफरेंट हो जाती है। और अगर इस मेटल के पास टेट्राहेड्रली 4 लिगेंड्स आते हैं, मतलब इस तरीके से, तो अब इसका जो वो फील्ड था वो अलग तरीके से डिस्टॉर्ट होता है। इसमें 3 की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, 2 की एनर्जी कम हो जाती है, और इसका जो गैप है वो क्या कहलाता है, डेल्टा T। T स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल, इनको हम कहते हैं T2 और इनको हम क्या कहते हैं, E। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब कोई मेटल सॉल्वेंट में जाता है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, या जब लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है या एनायंस के साथ बनाता है तो उसकी इस तरीके से ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। अब अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड हैं, तो क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इधर से इधर नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले लोअर एनर्जी में होगा और लोअर से फिर क्या जाएगा, हायर एनर्जी में। तो जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो सनलाइट से क्या करता है, कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। माना 7 कलर की जो लाइट थी वो इसके ऊपर आ रही थी, तो ये उसमें से किसी पर्टिकुलर एक कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो रेस्ट ऑफ द 6 रेडिएशंस हैं उनका जो मिक्स्ड कलर है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। तो हमें इसका क्या दिखाई देता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। अगर वो टेट्राहेड्रली है तो भी क्या होगा, ये किसी दूसरे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये गैप जो है यहाँ पे डिफरेंट है। तो हम क्या देखते हैं, अब एक कलर को किया, बाकी के 6 के कारण इसका कलर हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें कौन सा ट्रांजिशन होता है, T2G से EG, या फिर हम कह सकते हैं E से T2। ये E है, ये T2, और इनको हम मिक्स्ड फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, DD ट्रांजिशन। तो बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशंस जो है ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, और बाकी के 6 कलर की रेडिएशंस के कारण हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो आपको इसका कलर दिखाई नहीं देगा, आपको ये व्हाइट ही दिखाई देगा। जैसे इनके पास अब क्या है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होते हैं, कलर लेस होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बात करें तो अगर ये ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इसको हम इस व्हील से निकालते हैं, और इस व्हील में अगर ये ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड कलर का कंपाउंड दिखाई देगा, और रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ग्रीन कलर का, वॉयलेट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो येलो, और येलो को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वॉयलेट, ब्लू को कर रहा है तो ऑरेंज, ऑरेंज को कर रहा है तो कंपाउंड हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। साथ में हम क्या देखते हैं कि अगर आप इसकी ज्योमेट्री बदल देते हो, यानी कि ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल बदल देते हो, तो इसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि इसका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ये अब अलग तरीके से स्प्लिट होता है, और लिगेंड्स की पोजीशन भी क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये थी इसकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमने जो ध्यान देनी है बात वो क्या, कि जो इसकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं या जो कलर ऑफ डी ब्लॉक आयंस है वो किस किस पे डिपेंड करता है। पहला मेटल आयन पे, कि मेटल आयन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दूसरा उसकी सीरीज पे, कि वो 3D सीरीज का है, 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का है। तीसरा वो डिपेंड करता है लिगेंड्स के नंबर पे, लिगेंड्स कितने हैं, 4 है या 6 है। 4 है तो अलग टाइप से आपने देखा स्प्लिटिंग होगी, और 6 है तो अलग टाइप से स्प्लिटिंग होगी। और चौथा वो डिपेंड करता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड की पोजीशन पे, लिगेंड की पोजीशन पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये गैप ज्यादा होगा, और अगर वीक फील्ड है तो गैप क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से जो कलर है, एक ही मेटल आयन आपने ले लिया जैसे स्कैंडियम +3, अब अगर आप इसका वाटर के साथ बनाओगे तो अलग कलर आएगा, साइनाइड के साथ बनाओगे तो अलग टाइप का कलर आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि इनमें जो कलर है वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है कि एनवायरमेंट क्या है। दूसरा ये मेटल पे डिपेंड करता है कि वो +3 में है कि +2 स्टेट में है। दिस टेबल गिव्स द कलर ऑफ डिफरेंट कैटायंस। अब हम देखेंगे स्कैंडियम +3 के पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
तो ये कलरलेस होता है। जबकि स्कैंडियम प्लस 2 के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये पर्पल कलर का है। टाइटेनियम प्लस 2 ग्रीन कलर का, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वेनेडियम प्लस 2 के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वायलेट कलर क्रोमियम प्लस 2 वायलेट कलर, मैग्नीज प्लस 2 पिंक कलर, Fe प्लस 2 जो है ग्रीन कलर, हम ग्रीन विट्रॉल जानते हैं। कोबाल्ट प्लस 2 के कॉम्प्लेक्सेस जो है ये पिंक कलर के, निकेल प्लस 2 के ग्रीन, और कॉपर प्लस 2 के ब्लू कलर के, और जिंक प्लस 2 के कलरलेस होते हैं। तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इनके कलर्स याद कर सकते हैं। अब ये तो था कि हमने देख लिया सिंपल थ्योरी के बेसिस पे कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस। लेकिन हम बात करें KMnO4 की, हम बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि मैग्नीज यहाँ पे +7 स्टेट में है और इसका D0 कॉन्फ़िगरेशन है। क्रोमियम यहाँ +6 स्टेट में है, इसका भी क्या है, D0 कॉन्फ़िगरेशन है। तो इन्हें क्या होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ कलरलेस दे शो वेरी गुड कलर्स। ये पिंक वायलेट कलर का होता है, पिंक एंड वायलेट कलर का, जबकि ये डार्क ऑरेंज कलर का होता है। आप सबने इसको लैब में देखा होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट डार्क ऑरेंज कलर का होता है। तो इनका कलर क्या है, अगर हमसे कोई इसका रीजन पूछे तो हम इसका रीजन कैसे समझाते हैं, हम इसको ऐसे बताते हैं कि जैसे ये मैग्नीज है और ये परमैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर है। ये परमैग्नेट आयन है, आप इसमें देख रहे हो कि ये O नेगेटिव है। तो ये जो 3 ऑक्सीजन है ये डबली बॉन्डेड है मैग्नीज के साथ, डबली बॉन्डेड है। तो इनमें क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई। तो देखो मैं खाली एक का स्ट्रक्चर बना रही हूँ कि ये Mn, ये ऑक्सीजन, ये एक सिग्मा, ये एक पाई बॉन्ड इनमें बनेगा। सिमिलरली ये पाई स्टार होगा और ये क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा। ये तो एक साइड से हुआ इस तरफ से, फिर ऐसे ही दूसरी तरफ से मैग्नीज का स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे ही तीसरी तरफ से। और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि जो पाई स्टार में है, तो वो बताओ पहले किसके पास है, जब वो ग्राउंड स्टेट में है तो वो ऑक्सीजन के पास है। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये उसमें से कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके पाई स्टार से किस में आ जाते हैं, सॉरी पाई बॉन्डिंग से किस में आ जाते हैं, पाई स्टार में आ जाते हैं। और ये पहले ऑक्सीजन के पास थे, अब किसके पास आ गए, मैग्नीज के पास। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ऑक्सीजन से किसके पास, मैग्नीज के पास चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो इनका जो कलर है इट इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इस कलर को या जो इसका स्पेक्ट्रा आता है हम क्या बोलते हैं इसको, चार्ज, क्योंकि इसमें चार्ज एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे ये मैग्नेट आयन में हमने देखा, सेम वे में डाइक्रोमेट के अंदर भी इसी तरीके से कलर जो है आता है, उसका रीजन भी यही होता है। ये आपने ये आपने पोटेशियम K2Cr2O7 लिया, तो हम इसमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर होगा ये डबल बॉन्ड O, और इसका भी डबल बॉन्ड O। ये हो गया आपका O नेगेटिव और ये O नेगेटिव, K2Cr2O7। अब इसमें आप ध्यान दो कि ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन सिमिलरली ये और ये किससे जुड़ी हुई है, डबल बॉन्ड से। तो यहाँ का स्ट्रक्चर क्या होगा, बिल्कुल सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग। तो ये जब पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो पहले वो ऑक्सीजन के पास थे, अब वो किसके पास आ जाएंगे, क्रोमियम के पास आ जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, हमें ये कैसे कलर का दिखाई देता है, ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। अदरवाइज तो इसके पास अपना कोई डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन दोनों का ही जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, D0। तो इनमें वो डी ट्रांजिशन इधर से इधर वाला नहीं हो सकता, लेकिन चार्ज ट्रांसफर के कारण ये क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। सेम वे में अगर हम बात करें सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड की। अब सिल्वर 4d10, सिल्वर प्लस का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, 4d10। 4d10 मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब हम इसको कैसे समझाएंगे कि AgCl जो है वो कैसे कलर का है, व्हाइट कलर का, जबकि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो लाइट येलो, कैसे कलर का है वो, लाइट येलो, जबकि सिल्वर आयोडाइड कैसा है, डार्क येलो कलर का है। तो अब इसका कैसे कलर आ गया, इसमें तो कोई पाई पाई बॉन्डिंग है ही नहीं कि पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग हो। तो हम क्या देखते हैं कि जो कंपाउंड्स लेस देन 20% क्या रखते हैं,
आयनिक कैरेक्टर्स क्या रखते हैं, लेस देन 20% आयनिक कैरेक्टर्स रखते हैं, तो वो क्या होते हैं, सबकी सब कलर्ड होते हैं, यानी कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो सिल्वर और ये एक्स मीन्स IBr Cl, अगर ये बॉन्ड कोवेलेंट है तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है तो इसका बॉन्डिंग भी है और इसका एंटी बॉन्डिंग भी है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग। दूसरा, इस हेलोजन के पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, हेलोजन के पास क्योंकि अल्टीमेटली इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो नॉन बॉन्डिंग से किस में जाएंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर ये आयनिक है तो क्या होगा, आयनिक है तो ये सिल्वर प्लस ऐसे होगा और ये क्लोराइड आयन ऐसे होगा। तो अब ये क्लोराइड के जो इलेक्ट्रॉन है ये बीच में नहीं है कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में हो, ये केवल और केवल किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, क्लोराइड की चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे इस तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है अगर बॉन्ड आयनिक है, और अगर बॉन्ड कोवेलेंट है तो क्या है, पॉसिबल है। तो हम क्या देखते हैं, AgCl, AgBr और AgI में AgI 80% कोवेलेंट है, AgBr 24% कोवेलेंट है और AgCl क्या है 15% कोवेलेंट है। इट मीन्स ये 5% क्या है, आयनिक, जबकि ये कोवेलेंट है, इसमें 24% करेक्टर आ गए। तो हम इसीलिए क्या देखते हैं कि ये दोनों हल्का सा येलो कलर, ये लाइट येलो और ये डार्क येलो कलर दिखाता है, जबकि AgCl और AgF दोनों क्या होते हैं, आयनिक होने के कारण कलरलेस, या हम इसको कह सकते हैं कि ये व्हाइट होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये क्यों है, AgCl और AgBr AgI में ये फर्क क्यों है। ध्यान दो, सिल्वर आयन तो सब में कॉमन है, सिल्वर के कारण यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, लेकिन आपने फजन्स लॉ देखा है अपनी पिछली क्लासेस में, फजन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बड़ा एनायन है, ये छोटा एनायन है, ये और भी छोटा है, तो इसका पोलराइजेशन जो है बहुत ज्यादा पॉसिबल है, इसका थोड़ा सा पोलराइजेशन और इसका बहुत ही कम। तो बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो इस तरीके से हम स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। नाउ वी विल सी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले वी शुड नो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने मेटल लिया, मेटल के ऊपर अगर +2 चार्ज है और ये 2 नेगेटिव आयन से रिएक्शन करके सेटिस्फाइड हो जाता है, इनको हम कहते हैं ऑर्डिनरी कंपाउंड्स या जनरल कंपाउंड्स। इनको हम जनरल भी कहते हैं, कॉमन। अगर इसके ऊपर +2 चार्ज है और -1 से जुड़ने के बाद अभी भी इसका ये जो स्फेरिकल है +2 है, अगर ये इतना स्ट्रांग है कि इट कैन अट्रैक्ट एंड होल्ड मोर नेगेटिव आयंस, तो जो कंपाउंड बनते हैं या जो आयन बनते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयंस कहते हैं। और ये क्यों बनते हैं, इसके बनने के लिए हमें और क्या क्या सुटेबल कंडीशंस चाहिए होती है, यानी कि चार्ज डेंसिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये होती है चार्ज अपॉन रेडियस। तो हम क्या देखते हैं, एस ब्लॉक के कंपैरिजन में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो क्योंकि डी ब्लॉक में साइज छोटा है और चार्ज अगर हम कैल्शियम से बात करें, ये भी +2 और ये भी +2 है, तो अब इसका चार्ज +2 लेकिन साइज इसका छोटा है, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। दूसरा जो फैक्टर होता है, वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होनी चाहिए। देखो, तो क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके पास डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं, और जिसमें ये लिगेंड के साथ क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और इसका एक रीजन ये भी होता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ये काफी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, जबकि एस ब्लॉक एलिमेंट या तो +1 या +2 ही दिखाते हैं, जबकि ये 3, 4, 5, 6, 7 तक बनाते हैं। तो इसीलिए ना सिर्फ ये अट्रैक्ट कर सकते हैं बल्कि अट्रैक्ट करते हैं
होल्ड करते हैं, उसको ऑर्बिटल्स देते हैं, तो इसलिए इनके कॉम्प्लेक्स स्टेबल ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये जो मेटल एटम्स या आयंस हैं ये s और 3p ऑर्बिटल्स को लिगेंड के साथ ओवरलैप कराते हैं। जबकि ऑक्टाहेड्रल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d2, तो ये अपने dx2y2 और dz2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के साथ साथ s और तीनों p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग लिगेंड के 6 ऑर्बिटल से कराते हैं। जबकि स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp2, तो ये अपना एक d ऑर्बिटल जो होता है dx2y2 और एक s और 2 p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग लिगेंड के साथ कराते हैं। तो ये थी इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इन ब्रीफ वी विल सी alloy formation tendency of transition elements as well as interstitial compounds of transition elements। alloys क्या होते हैं कि हम देखते हैं कि आपने अगर एक प्योर मेटल कोई सा भी ले रखा है, सपोज आपने आयन लिया, तो उसमें सारे के सारे एटम्स किसके होंगे, आयन के होंगे, इस तरीके से। हालांकि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वैसे भी ये इनर्ट होते हैं बिकॉज ऑफ हाई सब्लिमेशन एनर्जी और लो हाइड्रेशन एनर्जी, तो ये वैसे ही इनर्ट हैं, पर इनकी क्वालिटीज को और इम्प्रूव करने के लिए, इनके कोरोजन की टेंडेंसी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके एलॉयज बनाते हैं। तो एलॉयज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा टाइप के हम मेटल एटम्स लेते हैं या मेटल लेते हैं। जैसे ये दूसरा टाइप है, और आपने इन दोनों को क्या किया, मेल्ट किया, मेल्ट करके दोनों को मिक्स कर दिया, और जब ये दोनों को मिक्स कर दिया और फिर आपने इसको कूल कर दिया, तो अब ये दोबारा क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। अब इसके बीच में क्या होगा, थोड़े से तो मेटल आइटम होंगे ए टाइप के और थोड़े से किसके होंगे, बी टाइप के होंगे। तो ये जो नया सॉलिड सॉल्यूशन बना, इसको हम सॉलिड सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, एलॉय। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये इन दोनों ही मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर होती हैं। तो हम क्या करते हैं, एलॉयज को ज्यादा काम में लाते हैं इंस्टेड ऑफ प्योर मेटल के। कई बार तो हम सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए ही एलॉय फॉर्मेशन करते हैं, और कभी कभी अगर ये वाला ए मेटल कॉस्टली है तो और प्रॉपर्टीज थोड़ी सी इसको मिलाने से उसके में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम क्या करते हैं, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू को कम करने के लिए, कि हम उसको सस्ता बनाने के लिए उसमें दूसरा मेटल जो है मिक्स कर देते हैं। तो जो ज्यादातर हम डे टू डे लाइफ में हम एलॉयज देखते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे ब्रास, ब्रास मीन्स पीतल, पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। इनकी जो परसेंटेज है वो 70-30 होती है ऑलमोस्ट, लेकिन कभी कभी इसकी कम और उसकी ज्यादा भी कर देते हैं, डिपेंड करता है कि हमें उस ब्रास से क्या बनाना है, वो सॉफ्ट ज्यादा चाहिए या स्ट्रॉन्ग ज्यादा चाहिए, तो हम एक वेरिएशन कर सकते हैं। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बोलते हैं हम कांसा, कांसे में क्या होता है, कॉपर और टिन, वही हम उसकी परसेंटेज को 70 और 30 से वेरी कर सकते हैं। गोल्ड, जो हम 18 कैरेट गोल्ड लेके आते हैं मार्केट से, अब वो प्योर गोल्ड नहीं होता, देखा आपने। अब गोल्ड क्योंकि कॉस्टली है तो हम गोल्ड की वही शाइनिंग ही चाहिए हमें, गोल्ड से और कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, गोल्ड के बीच में दूसरा मेटल मिक्स कर देते हैं उसको सस्ता बनाने के लिए। तो ये देखा 75% होता है 18 कैरेट गोल्ड में गोल्ड, और 10 to 20% होता है सिल्वर, और 5 to 15% होता है कॉपर। कॉपर उसको ज्यादा स्ट्रेंथ भी देता है और उसके कलर को भी थोड़ा सा रेड टिंच देता है। नेक्स्ट अगर हम स्टेनलेस स्टील देखें तो स्टेनलेस स्टील की वैरायटी ऑफ स्टेनलेस स्टील जो है मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो जनरली हम देखते हैं उसमें आयरन 65% होता है, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, टंगस्टन, ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी परसेंटेज में कम ज्यादा करते रहते हैं, लेकिन उसमें कार्बन जरूर होता है और साथ में थोड़ा सा सिलिकॉन। तो इससे क्या होता है, कार्बन की जो आयन है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और उसकी कोरोजन प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन मिलाने से कम हो जाती है। नेक्स्ट, हम ये जो एलॉयज हैं इनको हम डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ काम में लाते हैं, अगर हम ध्यान दें तो प्लम्बिंग में, प्लम्बिंग के साथ ज्वेलरी में, ज्वेलरी के साथ टूल्स बनाने में हम इनको काम में लाते हैं, केमिकल इक्विपमेंट बनाने के काम में लाते हैं, यूटेंसिल्स, और पता नहीं किसके बाद हम देखते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, कि जैसे ये आपने एक मेटल कोई सा भी, आयरन, कॉपर, और
आपने छोटे साइज के कोई एलिमेंट्स ले लिए, हाइड्रोजन ले लिया, लिथियम ले लिया, हीलियम ले लिया, बेरिलियम ले लिया, बोरोन ले लिया, कार्बन ले लिया, तो हम क्या देखते हैं, इनके एटॉमिक साइज बहुत छोटे होते हैं और ये जो मेटल आइटम्स हैं इनके साइज बड़े होते हैं। तो इनके बीच में ये जो स्पेस बचता है खाली, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो छोटे साइज के एलिमेंट्स हैं इनके एटम इन इंटरस्टिशियल स्पेस में आके ऑक्यूपाई हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं और ये इसकी डेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब इसका वेट बढ़ जाता है। ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें कोई स्मॉल साइज का एटम किसी मेटल के बीच में ट्रैप्ड हो जाता है, इनको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल साइट में आते हैं। और इनके बीच में अगर हम बात करें कि मेटल और इस एलिमेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो इसके बीच में कोई सा भी बॉन्ड नहीं होता। ये नो बॉन्ड कंपाउंड्स होते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे लगभग इस साइज का होल है और इसमें इसी साइज का कोई एटम आ जाए, या देखो ये एक होल है और इसके बीच में अगर लगभग इसी साइज का एटम आ जाए, तो हम क्या देखेंगे कि वो इसके बीच में सिर्फ ट्रैप होगा, वो इससे कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो नोमेनक्लेचर क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। जैसे अगर आपने आयन के बीच में कार्बन ट्रैप किया है तो हम इसको बोलेंगे आयन कार्बाइड और पीछे हम इड लगा देते हैं। और अगर हमने हाइड्रोजन ट्रैप किया है तो हाइड्राइड, और अगर लिथियम ट्रैप किया है तो लिथियाइड, नाइट्रोजन ट्रैप किया है तो नाइट्राइड, और अगर बोरोन ट्रैप किया है तो बोरोनाइड, और अगर हमने बेरिलियम ट्रैप किया है तो बेरिलियाइड, ये कहते हैं। और अगर आयन की जगह आपने कॉपर लिया है तो हम इसको कॉपर कार्बाइड कह देंगे। तो मेटल का नाम आगे और जो दूसरा एलिमेंट है इंटरस्टिशियल वाला, उसका नाम हम पीछे लिखते हैं। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, क्या इनके बीच में कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है, नो, इनका कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं होता। वाई, क्योंकि अगर यहाँ इसके बीच में माना ये 4 होल्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप चारों में भरो, आप कम में भी भर सकते हो। तो इस तरीके से इनका कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं होता। दूसरा, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। तो इनकी फिर एप्लीकेशंस क्या है, हम इनको क्यों पढ़ते हैं। जो स्मॉल साइज के एलिमेंट्स हैं, एक तो वो इसको डेंसिटी देंगे ही देंगे। दूसरा, जैसे अगर आपने हाइड्रोजन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, हाइड्रोजन का आप वेट जानते हो कितना है, ओनली 2 ग्राम्स पर मोल। 1 मोल के लिए इसका वेट कितना है, 2 ग्राम। तो आप इसका वॉल्यूम एनटीपी पे समझ सकते हो कितना होगा, 22.4 लीटर। यानी कि आपके घर में जो कुकिंग गैस का सिलेंडर आता है उसका ऑलमोस्ट 1.5 गुना, 1.5 टाइम इतना होगा। और उसका वेट कितना होगा हाइड्रोजन गैस का, ओनली 2 ग्राम। तो अब आप समझ सकते हो, अगर आपको यहां से और दिल्ली से किसी और जगह तक 1 किलो हाइड्रोजन गैस भेजनी है, तो आपको कितना बड़ा सिलेंडर चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को इसके बीच में ट्रैप कर देते हैं। बिकॉज सम एलिमेंट्स जैसे पैलेडियम और प्लेटिनम, इनकी ये टेंडेंसी होती है कि ये अपने वेट से 800 टाइम ज्यादा, जैसे आपने ये इतना बड़ा एक पैलेडियम का क्रिस्टल ले रखा है या प्लेटिनम का, और इसका वेट है 1 ग्राम। हम इस पूरे 1 ग्राम पीस को एक सिलेंडर में रख देते हैं जिसमें कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन, और इसका प्रेशर क्या कर देते हैं, हाई। तो ये सारी गैस इसके बीच में ट्रैप हो जाती है और फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अब इस क्रिस्टल का वेट कितना हो जाता है, 801 ग्राम, क्योंकि ये अपने वेट से 800 गुना ज्यादा क्या करता है, हाइड्रोजन को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। अब इस 1 ग्राम के छोटे से, जो कि देखने में 1 ग्राम का लग रहा है, एक्चुअल वेट क्या है उसका, 801 ग्राम, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब आपको उसमें से हाइड्रोजन वापस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इतना बड़ा खाली सिलेंडर लेते हैं, उसमें इसको रख के गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने से जो ट्रैप्ड गैस थी वो बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को हम, जो स्मॉल साइज वाले गैसेस हैं, इनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में काम में लाते हैं। तो ये था आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बीना की साइंस पे जाके अपने मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। थैंक यू।